नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा। पर खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी के तीसरे कार्यकाल के मन की बात, आज नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा संभव। पीएम को सुनेंगे बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और जनता। प्रदेश में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का प्रचार, रुड़की और जोशीमठ में सीधी टक्कर, प्रत्याशियों ने मांगे वोट, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मानसून की दस्तक के बाद प्रशासन चौकस, आपदा प्रबंधन की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में बढ़ा नदियों का जलस्तर उफान पर, सामलदे नदी अगले 3 दिन में भारी बारिश का अनुमान। T20 वर्ल्ड कप में भारत बना विश्व चैंपियन, जीत पर फैंस ने देहरादून और डोईवाला में मनाया जश्न, कहा विराट विजय ने बढ़ाया देश का मान। और बद्रीनाथ धाम में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु, कपाट खुलने के 2 महीने में 8 लाख भक्तों ने किए नारायण हरि के दर्शन। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ले रहे जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में आज पहली बार मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम का 111वां एपिसोड प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं, तो वहीं दिल्ली के अलग अलग जगहों पर भाजपा नेता मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, बांसुरी स्वराज कर्नाटक संघ सभागार में इस कार्यक्रम को सुनेंगे। इससे पहले फरवरी में प्रोग्राम हुआ था। आपको बता दें कि फरवरी में मन की बात प्रोग्राम हुआ था। पीएम ने कहा था राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। साथ ही कहा था मन की बात रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को कम करने के लिए अंतर विश्लेषण यानी गैप एनालिसिस पर राजभवन में एम्स ऋषिकेश की ओर से परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें विषय विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य सेवाओं को कई क्षेत्रों में अंतर को कम करने के लिए अपने अपने विचार रखे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसी परिचर्चा और मंथन से ही उसके समाधान निकलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एआई और तकनीकी का प्रयोग जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कि एम्स दिल्ली में जिस तरह से डैशबोर्ड के माध्यम से सभी सुविधाओं की जानकारी तक लोगों की पहुंच को आसान बना दिया, राज्य में भी ऐसे अभिनव प्रयोग जरूरी हैं। राज्यपाल ने परिचर्चा के सुझावों को लेकर कहा मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव के साथ इन्हें साझा किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण में विस्तार पूर्वक नए कानूनों की आवश्यकता, इन्हें बनाने के लिए किए गए प्रयासों और इनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस हस्तपुस्तिका का विमोचन भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 11 विभागों में 165 सहायक अभियंताओं और ऑडिट विभाग में 5 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले 3 सालों में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और मेडिकल चयन बोर्ड के माध्यम से कुल 14,800 नियुक्तियां प्रदान की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जिस भी क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिल रहा है वो कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से जन सेवा करेंगे।
बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव 10 जुलाई को होगा। ऐसे में लगातार भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में अपने चुनावी प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें, घर घर जाकर लोगों से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान जोशीमठ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ संख्या 28 पैनी गांव और सलूड़ गांव पहुंचे। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाया। चुनाव के लिए आज हम सेलंग और पैनी ग्राम में आए हुए हैं और हमने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जो 10 जुलाई को जो हमारा वोट होना है तो उस पर कमल पे ज़्यादा से ज़्यादा निशान देके मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, तभी हमारा यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तीव्र गति से होंगे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने लगातार 6 गांव में जनसभा की और कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें मंगलौर विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा तक भेजती है तो वो अपनी विधायक निधि से 3 गुना निधि मंगलौर क्षेत्र में लगाएंगे। मंगलौर को बेंगलुरु बनाने का काम करेंगे। वहीं गांव की जनता ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि इस बार भारी मतों से वो भाजपा प्रत्याशी को जिताने वाले हैं। कह रहा हूँ ना, वो मैं करता हूँ और मेरा मालिक मेरे से करवाता है। करने वाला वो है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना उससे पूछ के बोलता हूँ और वो करवाता है। 3 गुना ज्यादा लगाया करेंगे। हाँ, 3 गुना जो मिलेगी सरकार से उससे 3 गुना लगाऊंगा। यहाँ पे मालिक ने कोई ड्यूटी लगानी होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो दुआ कर रहे होंगे कि कोई अच्छा आदमी आए जो हमारा, क्योंकि परमात्मा स्वयं कभी नहीं आते। जब उसको दुख मिटाना होता है ना जनता का, तो वहां पे कोई ऐसा आदमी लगा देते हैं जो उसको मिटा देता है। इधर चुनाव की तैयारी में लगातार शासन प्रशासन की टीम जुटी हुई है। आपको बता दें, जोशीमठ में पुलिस प्रशासन और आईटीबीपी के जवानों ने इस मौके पर फ्लैग मार्च निकाला और साथ ही सभी मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने के लिए भी जागरूक किया। चुनाव करीब आते ही तमाम दलों के नेता अब जगह जगह जनसभाएं कर लोगों से स्वयं के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मंगलौर विधानसभा के गांव लिबरहेड़ी और लाहबोली में जनसभाएं कर बसपा प्रत्याशी उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को जिताने की बात कही। ये चुनाव हार रही हैं और ये पहले भी हार चुके हैं 2022 में, क्योंकि भाजपा के पास तो प्रत्याशी भी नहीं था। भाजपा वाले तो प्रत्याशी हरियाणा से लेकर के आए, जो हेलीकॉप्टर से आया, हेलीकॉप्टर से 10 तारीख को वापस चले जाएगा। और रही बात कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। उन्हें मालूम था कि यहाँ पर उनके सरबत करीम जी के बेटे को टिकट दिया गया है, जिनको हक बनता है समाज ने, और यहाँ बहुजन समाज के साथ साथ सब समाज के लोगों ने यहाँ से विधायक बनाया था, उनके बेटे को टिकट दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के साथ डील करके यहाँ पर उनको हराने के लिए ही उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। हवाई प्रत्याशी हो, जहाज वाला हो, जहाज में चले जाएगा। दूसरा जो प्रत्याशी है वो बाहर का, हरियाणा का, राजस्थान का, कहीं प्रदेशों का प्रभारी है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी का पूरा संगठन, माननीय विधायक जी, प्रभारी जी, हम लोग पूरा हमने संगठन लगा करके लगे हुए हैं। नहीं, बहन जी का कार्यक्रम नहीं होगा। और भाई मोंटी से हम पूछ लेंगे अगर आकाश आनंद का कोई ऐसा होगा, परंतु बहुजन समाज पार्टी आश्वस्त है। वो नहीं, उसे पता है कि यहाँ कौन लोकल बॉडी के साथ रह करके काम करता है। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी की टीम बहुत मजबूत है, यहाँ का संगठन बहुत मजबूत है और ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है तो बहुजन समाज पार्टी की रहेगी इंशाल्लाह। आज जो सभा हुई है, कहीं ना कहीं भारी प्रत्याशी बताया गया दोनों, भारी प्रत्याशी बताया गया दोनों प्रत्याशियों को, कांग्रेस के और भाजपा के। देखिए, वो जग जाहिर है, आप उनका इतिहास उठाकर देख सकते हैं। ये कोई अपनी बनाई हुई बात नहीं है। आप उनका इतिहास उठा करके देख सकते हैं, लोगों के बीच में जाकर के आप उनसे पता कर सकते हैं। जो बात है ये लोगों के बीच की बात है जो यहाँ पर उठाई गई है। कप में भारत की जीत के बाद उत्तराखंड सहित देश भर में खुशी का माहौल देखने को मिला। देहरादून में जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां जीत के बाद घंटाघर में क्रिकेट फैंस का जमावड़ा लगा रहा। इससे पहले सभी फैंस भारतीय क्रिकेट टीम का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए।
भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया। इसे लेकर डोईवाला में जश्न का माहौल देखने को मिला। यहां लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गार्जिया पर्यटन जोन को पूरे साल खोलने की अनुमति मिल गई। आखिरकार नेचर गाइड और पर्यटन कारोबारियों की ये मेहनत रंग लाई। आपको बता दें, लगातार शासन और कॉर्बेट प्रशासन को ज्ञापन के साथ ही कारोबारी पत्र लिख रहे थे। वहीं अनुमति मिलने से इस जोन से जुड़े सभी नेचर गाइडों और जिप्सी एसोसिएशन के लोगों में खुशी की लहर है। वर्ष पर संचालित किए जाने का आदेश प्राप्त हो चुका है। पहले ये जोन केवल मानसून प्रारंभ होने तक संचालित होता था और उसके बाद फिर मानसून के दौरान बंद कर दिया जाता था, परंतु अब ये वर्ष पर संचालित होगा। इसमें कुछ शर्तें भी लागू होंगी, जैसे यदि अधिक वर्षा होती है या क्षेत्र जो है अनएक्सेसिबल हो जाता है, उस समय फिर इस जोन को बंद किया जा सकेगा। जैसे ढेला और झरना जोन अभी संचालित हो रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक और पहली बारिश से ही प्रलय जैसे हालात नजर आने लगे हैं। प्रदेश भर में हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। हरिद्वार में सूखी नदी का जलस्तर अचानक से इतना बढ़ गया कि उसमें कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। जिला प्रशासन ने नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजना शुरू कर दिया। दरअसल हरिद्वार में राजाजी नेशनल पार्क से सूखी नदी खड़खड़ी होते हुए गंगा नदी में मिलती है, जिसमें अचानक से बारिश का पानी बढ़ गया और सूखी नदी में खड़े कई वाहन नदी के तेज बहाव के साथ बहने लगे। ये नदी आगे हरिद्वार में हर की पैड़ी में आकर मिलती है। मौसम विभाग ने रविवार और 2 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान जताया है। और मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल के रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले सांवलदे पूर्वी में सांवलदे नदी ने पहली बारिश में ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया। सांवलदे नदी शनिवार दोपहर इतने उफान पर थी कि उसने तटबंध को भी अपने बहाने पर उतावली थी। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की। शनिवार को नैनीताल की अलग अलग क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नैनीताल के जिलों में कई क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर आए। तो वहीं रामनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाली सांवलदे पूर्वी क्षेत्र में सांवलदे नदी पर भी उफान आ गया। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि इसका जलस्तर नदी के पास में बह रहे लगभग 50 घरों से ज्यादा के लिए खतरा बन गया। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस वजह से हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे। इस टाइम पे हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं की है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बंधा है। और देख ही सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है। और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि अब नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है। डर डर के रह रहे हैं, रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है। हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसी हुआ, किसी ने सुना ही नहीं किया। अब के साल भी अभी आया यहाँ ऊपर चढ़ गया बारिश सारा, क्या कर सकते हैं। और हमें और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए इसका रुकावट हो। बरसात के दौरान इन दिनों लगातार भूस्खलन और सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में काठगोदाम नरीमन चौराहे पर पाखड़ का एक पेड़ गिर गया, जिसके चलते नैनीताल रोड पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी मौके पर पहुंचे, जहां पर यातायात को डायवर्ट कर दिया गया। तो वहीं सड़क पर गिरे विशालकाय पेड़ को हटाने का काम टीम ने शुरू किया। कि मानसून तो शुरू हो ही गए हैं और सभी जगह बारिश भी हो रही है। इनकी रिपोर्ट डेली 10 बजे मेरे पास आती है। वो तो डिस्ट्रिक्ट से आती है, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इंस्टेंटली आ जाती है। तो इसमें टनकपुर में जो हमारा पतनागढ़ नाला है, वो उसकी वजह से सड़क कुछ टाइम बंद रही और चंपावत में 2 सड़कें और भी बंद थी। लेकिन सभी जगहों पे हमारी जो JCBs हैं डिपार्टमेंटल,
जो वर्क फोर्स है वो तैनात है और वो इसको लगातार खोल रहे हैं। अभी काठगोदाम में भी एक पेड़ गिरने की सूचना मिली है, जिससे मौके पे सड़क बंद है, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और मानसून भी लगभग दस्तक दे चुका। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर नगर पालिका सभागार में विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठकर आपदा के समय विभागों को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य करने और आपदा के दौरान अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न करने के निर्देश दिए। विधायक विकास नगर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की सुरक्षा के सभी कार्यों को प्राथमिकता से किया जाए और आपदा से संबंधित क्षेत्रों को चिन्हित कर सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा कर यथासंभव उपयोग किया जाए। वहीं अधिकारियों को एक सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट देने को कहा। तहसीलदार ने तहसील आपदा कंट्रोल रूम नंबर 757 9 466 335 की जानकारी सभी विभागीय अधिकारियों को दी। सबसे पहले हम तैयारियों संबंधी बैठक सभी लाइन डिपार्टमेंट पे करते हैं। बिजली, पानी, जल निकासी, सड़कों का, शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों वगैरह की सफाई, जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे क्या क्या उपाय उठाए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। जहाँ पहले कोई नदियों से लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है उसकी मैपिंग करके। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप ऑफिस में जनता दरबार लगाया, जिसमें कई सारे फरियादियों की समस्याओं का समाधान हुआ। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर दीपक रावत ने कहा, रामगढ़ क्षेत्र में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों की गति काफी धीमी है। ऐसे में उन्होंने निर्देश दिए जो ठेकेदार कार्य को समय पर नहीं कर रहे उसको टर्मिनेट किया जाए। निर्देश दिए कि हर सोमवार को उनके पास प्रोग्रेस रिपोर्ट लाई जाए, जिसमें संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं हल्द्वानी शहर में बढ़ रहे ब्याज माफियाओं पर भी वो कमिश्नर दीपक रावत ने लगाम लगाने की बात कही है। काफ़ी शिकायतें मुझे मिल रही हैं कि जल जीवन मिशन के काम वहाँ पे धीरे हो रहे हैं या कहीं पे बहुत ही कम काम हुआ है। कम काम होने के बाद वो 30-35 दिन से रुका हुआ है। तो इन सभी मामलों में मैंने एक तो जल संस्थान को पूर्व में निर्देश किया था, ये समय पे होने चाहिए और जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट किया जाए। अभी मैंने आज ये तय किया है कि ऐसी जो भी शिकायतें मेरे पास आएंगी इसको मैं हर मंडे को पिकअप करूँगा, जिसमें जल संस्थान के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स रहेंगे और पिछले हफ्ते में उन्होंने जो काम प्रत्येक दिन किया है वो फोटो सहित देंगे। और कहीं पे ये प्रमाण मिलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सीरियस नहीं है तो ऐसे वर्क्स को हम लोग टर्मिनेट करेंगे। इसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को हल्की चोट आई है। आपको बता दें कि ये घटना जोशीमठ में हुई, जहां नीति हाईवे ग्राम सभा बड़ा गांव के पास एक स्विफ्ट कार अचानक सड़क से ऊपरी तरफ जाकर सेफ्टी दीवार से टकरा गई। इसमें 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को हल्की चोट आई और 2 लोग सुरक्षित हैं। बड़ी बात यह है, जहां ये घटना हुई वहां बीआरओ नालियां बना रही है और इससे यहां मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। ग्रामीणों की मदद से कार में बैठे हुए लोगों को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ भेजा गया। कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच 5वें मील के पास एक मैक्स वाहन लैंडस्लाइड की चपेट में आने से गहरी खाई में जा गिरी। बारिश के चलते सड़क पर जाम लगा हुआ था। ऐसे में अचानक से पहाड़ी से एसडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू किया। मैक्स में सवार 9 यात्रियों में से 4 को मामूली चोट आई है, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं एक यात्री लापता है और एक पौड़ी चला गया। लापता की तलाश की जा रही है। दरिया हो गई, इस बात को हम कह नहीं सकते, पर 11 आदमी थे वैसे तो, अब कहीं बीच में उतार दिया हो। 4 पीछे बैठे थे, 4 ही बीच में बैठे थे और फिर उन्होंने गाड़ी घुमाई तो क्या पता हूँ उतार दिया हूँ, रोक ली थी। ड्राइवर साहब वह 3 बैठे थे। और ये हादसा कैसे हुआ? ये साहब गाड़ी खड़ी थी,
वहाँ जाम लग गया था, तो ऊपर से पहाड़ी आई, टूट गई पहाड़ी से। अच्छा उसमें आएगा पत्थर बहुत तगड़ा आएगा, गाड़ी में लग गया। गाड़ी में जो है 8+1 9 टोटल थे जी इसमें, जिनमें से एक मिसिंग चल रहा है। बाकी लगभग जो है 3 कोटद्वार के रहने वाले थे, वो अपने घर चले गए और 4 हॉस्पिटल में हैं। और बाकी जो है एक मिसिंग है बस, खाली असलम नाम है उसका। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री नारायण हरि के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, जो कि इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हालांकि आजकल पहाड़ों में बारिश का दौर शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में आए हुए तीर्थयात्रियों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। तीर्थयात्री घंटे तक भगवान नारायण हरि के सिंह द्वार पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आए तीर्थयात्री भगवान नारायण हरि के दर्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों को भी देख रहे हैं। बद्री विशाल के कपाट खुलने से लेकर अभी तक लगभग 2 माह के करीब पूर्ण हो चुके हैं। तो लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं, जबकि बरसात भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है। मगर श्रद्धालुओं का जो हुजूम और जो श्रद्धालु जिस तरह से भगवान के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। मैं देश दुनिया की सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूँ, आप लोग आएँ और भगवान बद्री विशाल बाबा केदार का आशीर्वाद लेके जाएंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।